जाति व्यवस्था। जाति परिवारों के समूह को कहते हैं। उस समूह के सदस्यों का एक ही नाम होता है जो आमतौर से किसी ईश्वर या महान मानवीय अस्तित्व से संबंधित होता है। उनका एक ही व्यवसाय होता है और योग्य व्यक्तियों के विचारानुसार वे एक संयुक्त समुदाय हैं। उत्पत्ति। जाति प्रथा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु इतना सभी स्वीकार करते हैं कि यह एक अत्यंत प्राचीन व्यवस्था है। प्रोफेसर रैप्सन का विचार है कि सर्वप्रथम आर्यों और आदि अनार्यों के काले और गोरे रंग को लेकर ही जाति प्रथा का आरंभ हुआ। आरंभ में समाज दो भागों में विभक्त था, आर्य और अनार्य। काले रंग के अनार्य आदिवासी कालांतर में शूद्र बना दिए गए। डॉक्टर स्मिथ का लेख है कि जाति संबंधी अधिक भ्रम का कारण यह भी है कि मनु द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्ण के जानबूझकर गलत अर्थ लिए गए। वर्ण को जाति समझ लिया गया। यदि वर्ण शब्द का अनुवाद जाति न करके वर्ग, श्रेणी या इसी कोटि के किसी अन्य शब्द से किया जाता तो यह भ्रम पैदा नहीं होता। मनु द्वारा लिखित जाति या वर्ग संबंधी सामग्री का संग्रहकर्ता निश्चय ही जानता था कि जाति और वर्ण में क्या अंतर है। उसने जातियों की संख्या 50 लिखी, किंतु वर्णों की संख्या केवल 4 बताई है। भारतवर्ष की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उस समय की वर्ण व्यवस्था को उनसे पूर्व जाति और वर्गीय विभाजनों से मिला दिया गया। वेदों में शूद्रों का वर्णन नहीं है, उनमें केवल दस्युओं का नाम है। इससे मालूम होता है कि तब तक दस्युओं को आर्यों ने अपने साथ नहीं मिलाया था। बाद में जब इन दस्युओं को आर्यों ने अपने साथ में अपना लिया तब चौथे वर्ण का जन्म हुआ। सुनार्ड का मत है कि वर्ण का अर्थ है समुदाय या समूह। साधारण रूप से ये वंशानुगत होता है। ब्राह्मणों ने इसी आधार पर 4 वर्णों को स्थिर किया, परंतु जाति का अर्थ है वास्तविक जाति जो बिल्कुल ठोस हो। ये नियम जो जाति के लिए बने थे तत्पश्चात वर्णों के साथ जोड़ दिए गए। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय तत्वों से जोड़ने का प्रयत्न किया। उनकी धारणा का आधार ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। चूँकि वेदों को अलौकिक बताया गया है, अतः उनके वर्णन को असत्य नहीं समझा जा सकता और उनमें दिए गए वर्ण विभाजन को देवी आज्ञा माना गया। इतिहास का निष्पक्ष अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इनमें से एक भी बात तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है। नार्डिक वर्गों में जाति व्यवस्था पहले से विद्यमान थी। यूनानी और रोमन जातियों में भी स्वतंत्र व्यक्ति और दास हुआ करते थे। आदिकालीन ईरानियों में भी इसी प्रकार के भेद थे। संपूर्ण यूरोप को प्रभावित करने वाले एंग्लो सैक्सनों में भी यही प्रथा थी। आर्य, स्योर्स, थ्योवा एंग्लो सैक्सनों की ही जातियाँ थी। इनमें थ्योवा की अवस्था शूद्र से बढ़कर नहीं थी और दूसरी बात यह थी कि ये भेद जन्म के आधार पर थे। इंग्लैंड और अन्य देशों में आज भी काउंट, ड्यूक और आर्क ड्यूक उस काल का स्मरण कराते हैं। हालांकि ये बात और है कि अब उनका आधार पूर्ववत नहीं रहा। अब लगता है कि उनकी पूर्वकालीन सामाजिक रचना कुछ ऐसे तत्वों के आधार पर हुई थी जो समाज को वर्गों में बांट दिया करते थे। बाद में जब आर्यों का गंगा सिंधु के मैदानों की ओर आगमन हुआ तब जाति व्यवस्था रंग और वर्ण दोनों के आधार पर हुई, किंतु अन्य देशों में ये विभिन्नता अब समाप्त हो चुकी है। कुछ साधारण परिस्थितियों में भारत के समाज में भी अब ये अप्राकृतिक विभिन्नता खत्म हो रही है। जाति प्रथा का विकास। प्राचीन काल में जाति प्रथा आसानी से बदली जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था। परशुराम जन्म से ब्राह्मण किंतु कर्म से क्षत्रिय था। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय किंतु कर्म से ब्रह्मर्षि बन गया। इसी प्रकार ऋषि वशिष्ठ वैश्या की संतान थे। महाभारत का प्रसिद्ध और मूल लेखक व्यास एक धीवरी का पुत्र था। पराशर ऋषि चांडाल का पुत्र था। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि मैं स्रोतों का रचयिता हूँ। मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की पीसती है और हम विभिन्न वर्णों वाले विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। समय के साथ साथ ये जाति प्रथा दृढ़ से दृढ़ होती गई और इसका लचीलापन कम होता गया। परिणाम स्वरूप एक जाति से दूसरी जाति में वर्ण परिवर्तन असंभव हो गया।
जातियाँ कर्मग्रत न होकर अब जन्मग्रत हो गई। बाद में इन जातियों की उपजातियाँ भी बनती गई और प्रत्येक उपजाति ने अपने एक निश्चित स्थान भी बना लिया। इन उपजातियों का जन्म कभी किसी भूल चूक के हो जाने से हुआ। आर्य अनार्यों के मिलने से भी कुछ नवीन जातियों का जन्म हुआ। इस प्रकार यह जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था सभ्यता प्रसार का साधन भी थी, जिससे नए लोगों को आर्य समाज में स्थान दिया गया। जाति का यह बंधन बाद में वैदिक समाज में भी आ गया। इस काल की अस्पृश्यता या छुआछूत अच्छे खासे और रोचक उदाहरण सूत्रों में उपलब्ध होते हैं। गौतम सूत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण या क्षत्रिय का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में उसे शूद्र से कुछ प्राप्त हो जाए तो वह ले सकता है, साधारणतया नहीं। समय के साथ साथ जाति प्रथा का विस्तार होता गया। बौद्ध और जैनी पूर्णतया निरामिष भोजी थे, अतः इस आधार पर उनके भी अलग वर्ण बन गए। हिंदुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर उनकी और विभिन्न जातियां बन गई। जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो आर्यों ने उनके साथ मिलना स्वीकार नहीं किया और उन्हें यवन कहकर पुकारा, किंतु बाद में जब इंडो बैक्ट्रियन और इंडो पार्थियन भारत में बस गए और हिंदू समाज में घुल मिल गए तो उनका निवास उनकी पारंपरिक विशेषताओं के कारण और अलग उपजातियां बन गई। इसी प्रकार जब हूण जाति घुल मिल गई तो और नवीन उपजातियां सामने आई। जातियों में परस्पर विवाह होने के कारण भी नवीन अजातियों का जन्म हुआ। बाहर से आने वालों को जाति व्यवस्था के कारण रहन सहन का एक निश्चित हिंदू ढंग अपनाना पड़ा। अपने क्षेत्रों में तो वे अपने ढंग से ही रहते थे। बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से जाति प्रथा और कड़ी हो गई। मुसलमानों ने भारत और उसकी संस्कृति दोनों पर ही एक साथ आक्रमण किया। हिंदुओं ने अपनी जाति प्रथा को और अधिक दृढ़ करके इन मुसलमानों के से मिश्रण से अपनी रक्षा की। विभिन्न जातियों की मित्रता किसी व्यक्ति को इस बात की आज्ञा नहीं देती थी कि वह उनके विश्वासों का आदर करे या उन्हें आघात पहुंचाए। इसके अतिरिक्त उच्च जाति ने नीच जाति के लोगों से घृणा करनी आरंभ कर दी, जो मुसलमानों से किसी प्रकार का सामाजिक नाता स्थापित कर रहे थे। इस प्रकार उच्च जाति के लोगों ने नीच जाति के ऐसे लोगों को मलेच्छ कहकर पुकारा। अतः कहा जा सकता है कि इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण ही नीच जाति और उच्च जाति में तनाव पैदा हो गया। इसके अतिरिक्त इस्लाम के प्रचार की रोकथाम के लिए वैष्णव पंथ, शैव पंथ, दादू पंथ, यतनाम पंथ, सिख संप्रदायों का जन्म भी हुआ। इन संप्रदायों और इनकी शाखाओं ने अनेक उपजातियों को जन्म दिया। केतकर का कहना है कि इन 4 वर्णों ने लगभग 3000 जातियों को जन्म दिया। विभिन्न जातियों की स्थिति। ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा माना जाता था। धर्मशास्त्रों के अनुसार उनका कर्तव्य था वैदिक साहित्य को पढ़ना, पढ़ाना, दूसरों के लिए और अपने लिए यज्ञ करना। वे लोगों से मिलने वाली भिक्षा और विभिन्न धार्मिक संस्कारों को कराने के समय मिलने वाली दक्षिणा से अपना निर्वाह करते थे। यह उच्च कोटि का बौद्धिक वर्ग था। इसी वर्ग में से समय के अनुसार बुद्धिमान लोग जन्म लिया करते थे। समाज उनसे नैतिक आदर्श और सादा जीवन बिताने की आशा करता था। शक्ति, संपत्ति, सांसारिक प्रलोभनों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता था। उनका एक ही उद्देश्य था, वह यह था कि वे दूसरों के लिए आदर्श उत्तम जीवन व्यतीत करते हुए सत्य की कामना करें। कभी कभी वे उच्च कोटि के सैनिक भी बन जाया करते थे। द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण होने पर भी अपने समय के योग्यतम योद्धाओं में से थे। क्षत्रिय देश के प्रशासन और विशेषकर प्रतिरक्षा से संबंधित थे। राजनीतिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी। क्षत्रिय प्राय अपने को ब्राह्मणों से उच्च मानते थे। क्षत्रियों के लिए ज्ञान का द्वार खुला था। संभवतः उपनिषदों की रचना इन्हीं क्षत्रियों ने की थी। राजा जनक अपने समय में वेदों के अद्वितीय विद्वान थे। वैश्यों का संबंध देश के आर्थिक जीवन से था। उनका कर्तव्य संपत्ति का उत्पादन करना था। भारत सदा से ही कृषि प्रधान देश रहा है, अतः वैश्य खेती करते थे और पशु पालते थे। व्यापार वाणिज्य भी करते थे। कभी कभी वे राजा और योद्धा भी हुए थे। शूद्र इंडो आर्यों की सबसे विचित्र सृष्टि थी। इन्हें वेदों का अध्ययन करने और यज्ञोपवीत धारण करने की आज्ञा नहीं थी। अस्पृश्य होने के कारण अन्य तीनों वर्ण उनसे घुलते मिलते नहीं थे। समाज का यह अंग सर्वथा अविकसित रह गया और उनके जीवन की सुविधाएं भी छट गई।
जाति व्यवस्था के गुण। हिंदू धर्म और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना। हिंदू समाज में जाति प्रथा 3000 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान है। इससे स्पष्ट है कि इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदू समाज को इसने अवश्य ही लाभ प्रदान किए होंगे। निश्चय ही जाति प्रथा ने आज तक हिंदू धर्म और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा है। जाति प्रथा की पृथक रहने की भावना ने हिंदुओं को विदेशियों के साथ घुलने मिलने से बचाए रखा। अतः हिंदुआनी, हूण और मुसलमान हिंदू संस्कृति पर विजय नहीं पा सके। इसके विपरीत अधिकांश विदेशी हिंदुओं में समा गए। दूसरा, श्रम विभाजन का आर्थिक सिद्धांत। जाति व्यवस्था का ढांचा महत्वपूर्ण श्रम विभाजन के आर्थिक सिद्धांत पर खड़ा था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बचपन से जानता था कि आगे चलकर उसे कौन सा व्यवसाय अपनाना है, अथवा आरंभ से ही अपने पिता द्वारा अपनाए गए व्यवसाय को सीखना आरंभ कर देता था। यही कारण है कि भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में उच्च कोटि के कार्यकर्ताओं, निपुण व्यक्तियों और विद्वानों की कमी नहीं रही। यही कारण है कि मेगस्थनीज, वेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता, बाबर और शुरू में आने वाले अंग्रेज भी भारतीय कला कौशल से अत्यंत प्रभावित हुए। तीसरा, समाज सेवा और समाज द्वारा सहायता को प्रोत्साहन। इस जाति प्रथा से समाज सेवा और समाज द्वारा सहायता को भी प्रोत्साहन मिला। इस प्रथा ने इच्छुक और गरीब लोगों की सहायता की। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक जाति के लोगों ने अपने गरीब साथियों की सहायता के लिए अलग से धनराशि एकत्रित की। इस प्रथा से लोगों में एक दूसरे की सहायता करने, दूसरों के लिए त्याग करने की भावना ने जन्म लिया। लोग व्यक्तिवाद से समष्टिवाद की ओर आगे बढ़े। इस प्रकार से लोगों में सामाजिक और आर्थिक अनुशासन की भी वृद्धि हुई। रक्त की पवित्रता। इस जाति प्रथा के कारण ही हिंदू जाति के विभिन्न वर्णों में आज तक रक्त की पवित्रता बनी हुई है। हर जाति के वैवाहिक नियम अति कठिन और कड़े हैं। अंतर्जातीय विवाह वर्जित है। इस प्रकार भारतवर्ष जातीय पवित्रता को बनाए रखने में समर्थ भी हुआ। संगठन। मसानी का विचार है कि भारतीय जाति प्रथा अत्यंत संगठित है। इस प्रथानुसार एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर है। चारों जातियों का परमात्मा की आज्ञा से अस्तित्व में आना, उनका एक दूसरे से श्रेष्ठ होना और ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से उत्पन्न होने का विचार भी इसकी पुष्टि करता है। अर्थात इस कथन से भी उनके संगठित होने का भाव झलकता है। वास्तव में उपयुक्त कथन का अभिप्राय यह है कि परमात्मा में विलीन हो जाने के बाद जाति के इन चार अंगों की उच्चता और नीचता विलीन हो जाती है। जिस प्रकार शरीर की स्वस्थता के लिए शरीर के प्रत्येक अंग कार्य करता है, उसी प्रकार समाज के शरीर को मानकर इन चार अंगों की उनकी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। यह इस संगठन का भाव था। समाज के इस गठन के कारण हिंदू जाति के रिवाज, विचार, धारणाएं, विश्वास और कार्य व्यवहार इन्हीं विशेष क्षेत्रों में बंध गए। इसका लाभ ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति पैदा होते ही अपने लिए एक निश्चित स्थान, निश्चित व्यवसाय, निश्चित धर्म, पहले से ढली हुई मर्यादा अपने लिए प्रस्तुत पाता था। विभिन्न जातियां अलग अलग और दृढ़ होती गई। शांति, मर्यादा, आर्थिक, जन कल्याण की भी चिंता होने लगी। परिणाम स्वरूप समाज में संतोष की भी वृद्धि होती गई। जाति व्यवस्था के दोष। मानव और देश के लिए हानिकारक। जाति व्यवस्था, विशेषतः वर्तमान जाति व्यवस्था में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक है। यह राष्ट्र विरोधी प्रथा भी है। जातिगत अंधविश्वासों और शत्रुओं ने हमारे इतिहास को सदा प्रभावित किया। भारत पर जब भयंकर विदेशी आक्रमण होने आरंभ हुए, तब केवल क्षत्रियों को आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ना पड़ा। अन्य जातियों के लोग अपने घरों में बैठे रहे। इसका परिणाम अत्यंत भयंकर हुआ। राजपूत और मराठों के समय उत्पन्न होने वाली विपत्तियां भी इसी जाति प्रथा का परिणाम थी। दूसरा, जन्म के सिद्धांत पर आधारित जाति व्यवस्था ठीक नहीं है। गीता के अनुसार सामाजिक विभाजन कर्म और गुण को आधार मानकर होना चाहिए, न कि जन्म को। यही कारण है कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था के अनुसार नीच वंश में जन्म लेने के कारण बहुत से लोगों को उत्तम योग्यता होने पर भी राष्ट्र में उच्च पदों से वंचित रखा जाता है। इसके विपरीत उच्च वंश और उच्च जाति के मूर्ख लोगों को दायित्वपूर्ण काम सौंप दिए जाते थे। इसी कारण से जाति व्यवस्था वास्तव में निंदनीय है। तीसरा,
V.S. स्मिथ ने लिखा है कि इस प्रथा का मुख्य दोष यह है कि यह भारतीयों को विदेशियों से खुलेआम घुलने मिलने नहीं देती। अतः भारतीय केवल जाति व्यवस्था के कारण ही विदेशियों को ठीक प्रकार से समझने में असमर्थ रहे। विशेषकर ऊपर की 3 जातियों और उनमें भी खासकर ब्राह्मण विदेशियों से मिलना पसंद नहीं करते थे। खेद की बात यह है कि भारत पर राज्य करने वाले अंग्रेजों से भी मिलना उन्होंने पसंद नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों और विदेशियों के बीच आर्थिक संबंध कभी स्थापित नहीं हो सके। इतिहास के विभिन्न कालपूर्ण उपयुक्त तथ्य के भी साक्षी हैं। चौथा, जाति व्यवस्था ने हिंदुओं के दृष्टिकोण को संकीर्ण भी बना दिया। उनके हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना कम हो गई और उससे राष्ट्र के विकास को बड़ा आघात पहुंचा। 5वां, छुआछूत जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा कलंक है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को मानवीय नहीं समझते थे। निम्न जाति के लोगों से घृणा की जाती थी और उनके स्पर्श तक को सहन नहीं किया जाता था। इस जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के बर्तनों और वस्त्रों को भी नहीं छूते। इतना ही नहीं, उच्च जाति के लोगों के कुओं से उन्हें जल तक लेने की आज्ञा नहीं थी। यहाँ तक कि उच्च जातियों की दृष्टि में वे मनुष्य न होकर पशु समान हो चुके थे। इस प्रकार मानव जाति का एक बड़ा वर्ग अधिकारों से वंचित हो जाया करता था। अतः आज के युग का मानव इसी भार को सहन नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप आज की भारत सरकार ने संविधान की सख्ती से छुआछूत के सभी प्रकारों को समाप्त कर दिया। इस प्रथा ने हिंदू समाज के संगठन को भी समाप्त किया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना और जनसाधारण को पीड़ित करने वाले एक यंत्र का रूप धारण कर लिया। जाति व्यवस्था हिंदू समाज के गले में पड़ा हुआ पत्थर है। उसे राजनीतिक और सामाजिक पतन की ओर घसीटे लिए जा रहा है। जाति प्रथा के लाभों का अब अंत हो चुका है। आज के युग में वर्ण व्यवस्था और इसके अन्य विश्वासों के अनुसार जीवन बिताना कठिन है। डॉक्टर श्री राम शर्मा का कहना है कि जाति व्यवस्था एक खोटा सिक्का है जिसे आधुनिक युग के हित के अनुसार फिर से टकसाल में ढालना होगा।